दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टियानियन एसोसिएशन को कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जिसमें सटाजू ने बेट के तौर पर पूरे के पूरे स्टार मैरो को ही दांव पर लगा दिया था, जो देखकर तो सभी लोगों की आंखें वहां पे बाहर आने को हो चुकी थी। इसलिए इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के मास्टर जुनजी के साथ साथ बाकी सभी लोग भी अपने अपने खास टायर्स को दांव पर लगाने लगे थे। जिसके बाद इस कंपटीशन के पहले राउंड को ऑर्गेनाइज करता है लिंगहू, जिसे टियानियन सेट की मिचू और हाउजिया ने बहुत ही आसानी के साथ जीत लिया था। इसलिए दूसरे राउंड को खुद मास्टर जुनजी ऑर्गेनाइज करता है, पर इस राउंड को भी टियानियन सेट ने बहुत ही आसानी के साथ जीत लिया था। और ऊपर से जब मास्टर जुनजी को यह पता चला था कि ये सभी लोग टियानियन सेट के डिसेबल्स हैं, तो उसने वहाँ पे गुस्से से पागल होते हुए अपनी गैलेक्सी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया था। पर ऐसा टजू ने वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वहाँ पे टाइम को रिवर्स कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ बेचारी जुनजी की कल्टीवेशन को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में टियानियन एसोसिएशन के मेन हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेचारी जुनजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन एनर्जी लगातार वहाँ पे घटती चली जा रही थी। इसलिए बेचारा जुनजी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये कहते हुए जुनजी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था और चिल्लाते हुए वहाँ पे ऐसा टजू से कहने लगा था कि आखिर ये सब तो मेरी कल्टीवेशन एनर्जी के साथ क्या कर रहे हो। पर अब बेचारे जुनजी की कल्टीवेशन एनर्जी वहाँ पे इतनी ज्यादा कम हो चुकी थी कि उससे वहाँ पे सही से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने एंशिएंट टियानियन सेट के एक डिसेबल को 9 लेवल फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जो फंसाया था, जहाँ से आज तक कोई भी जिंदा लौट कर वापस नहीं आ पाया। और तभी ऐसा टजू वहाँ पे कोल्ड रूम में लिंगहू को आदेश देते हुए कहते हैं, लिंगहू आगे आओ। ऐसा टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगहू भी आगे आकर वहाँ पे ऐसा टजू को ग्रीट करते हुए कहता है, ऐसा हुक्म कीजिए। जिसमें ऐसा टजू कोल्ड रूम में उसे आदेश देते हुए कहते हैं, तुम्हारा इसके साथ काफी सारा पुराना हिसाब किताब बाकी है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसा टजू की ये बात सुनकर तो लिंगहू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो तो न जाने कब से ही जुनजी को अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहता था। इसलिए वो भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ऐसा टजू से कहता है, ओके ऐसा जैसा आप कहें। और ये कहकर लिंगहू वहाँ पे जंप करता हुआ सीधा जुनजी के सामने पहुंच गया था, जहाँ पे बेचारा जुनजी अभी तक भी अपने घुटनों पे ही बैठा हुआ था और उसकी कल्टीवेशन एनर्जी अभी तक भी उसकी बॉडी से निकले जा रही थी। पर लिंगहू को अपने सामने आते हुए देखकर वो वहाँ पे लिंगहू का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, लिंगहू आज तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा होगा ना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने इस तरह से अपने घुटनों पे जो बैठा हूँ। पर मैं तुम्हें ये सब बता दूं कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। अगर तुम्हें जू यंग का सपोर्ट नहीं होता तो तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि तुम तो एक बेकार इंसान हो जिसकी अपनी मर्सिडीज तक भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो फिर भला तुम्हारे जैसे एक बेकार इंसान मुझे अपने घुटनों पे कैसे ला सकता था। पर इससे आगे जुनजी वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही लिंगहू जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए उठाकर पीछे फेंक देता है। और क्योंकि बेचारे जुनजी की कल्टीवेशन भी अब ऑलमोस्ट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो इसलिए वो भी वहाँ पे सेम लिंगहू के लेवल पे ही आ चुका था, जिसके चलते लिंगहू की उसके कभी उसके ऊपर काफी ज्यादा असर हुआ था। पर वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर जल्दी से आगे बढ़ते हुए सामने से लिंगहू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगहू ने वहाँ पे अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए इसे दोबारा वहाँ पे हिट कर दिया था। और इस हिट के साथ तो न सिर्फ जुनजी के मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे घसीटते हुए काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन जुनजी का गुस्सा था कि वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। असल में उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लिंगहू जैसे एक बेकार इंसान से मार खा रहा है। इसलिए वो दोबारा गुस्से से चिल्लाकर वहाँ पे खड़े होने की कोशिश करते हुए लिंगहू से कहता है, कमीने इंसान आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। पर ये कहकर बेचारा जुनजी अपनी जगह से खड़ा भी हो पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि लिंगहू ने वहाँ पे उसके पास आते हुए उसके सीने के ऊपर अपना पाँव रख के उसे नीचे जमीन के साथ दबा दिया था। इवन लिंगहू ने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके के साथ जुनजी के फेस को किक करते हुए उसके फेस के ऊपर ही अपना पाँव रख दिया था, जिसके चलते तो बेचारे जुनजी अब वहाँ पे अपना सर तक भी ऊपर नहीं उठा पा रहा था। जो देखकर लिंगहू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर हमारा टियानियन सेट कितना ज्यादा ताकतवर है। आज अगर तुम्हारी इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के पावरफुल एडर्स भी तुम्हें बचाने के लिए क्यों ना आ जाए, वो भी तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम एंशिएंट टियानियन सेट के डिसेबल्स के साथ कुछ भी करते रहोगे और टियानियन सेट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बताओ मुझे, तुमने टियानियन सेट के डिसेबल्स के साथ क्या क्या किया था। आज मैं तुम्हें उनकी हर एक तकलीफ की सजा तुम्हें 10 गुना ज्यादा तकलीफ देकर वापस लौटाऊंगा। और ये कहकर लिंगहू वहाँ पे अपने पैर पे दबाव डालते हुए जुनजी के फेस को पिचकाने लगा था, जिसके चलते तो बेचारा जुनजी दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। इवन वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगा कर किसी तरह से वहाँ पे खुद को आजाद करवा कर वहाँ पे पीछे हटते हुए लिंगहू से कहता है, आखिर तुम ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। मैंने तो टियानियन सेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, और ना ही मेरे कहने पर टियानियन सेट के डिसेबल को 9 लेवल फैंटेसी के अंदर फेंका गया था, और ना ही मैंने अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी के चलते उन्हें टॉर्चर किया था। मैं तो बस अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, उन्होंने ही मुझे ये सब करने के लिए बोला था। तो अब आखिर तुम ये सारा का सारा इल्जाम अकेले मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। मैंने आखिर तुम्हारे टियानियन सेट का क्या बिगाड़ा है। और ये कहने के साथ साथ जुनजी लगातार लिंगहू से खुद को बचाने के लिए वहाँ पे पीछे हटता चला जा रहा था। वहीं जुनजी की सारी बातें सुनकर ऐसा टजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तुमने टियानियन सेट के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। और ये कहकर ऐसा टजू वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से ही बेचारे जुनजी के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेशर डालने लगे थे, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा जुनजी वहाँ पे एक बार फिर से अपने घुटनों पे आ चुका था। जो देखकर ऐसा टजू वहाँ पे कोल्ड टून में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उससे कहते हैं, तुम और तुम्हारे इमॉर्टल
स्पिरिट हॉल पैलेस के बाकी सभी लोग जिन्होंने हमारे टैलेंट सेट के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला और इसकी शुरुआत होगी तुमसे। अब ऐसा तजू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे अपने मैजिक वेपन को बाहर निकाल कर जुनसी को जान से मारने के लिए वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। जो देखा तो बेचारा जुनसी वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो जल्दी से वहाँ पे उनसे रहम की भीख मांगते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी भी टैलेंट सेट के मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। लेकिन जब लिंगू फिर भी उसकी बात नहीं सुनता तो जुनसी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, नहीं मैं यहाँ पे इतनी आसानी के साथ नहीं मर सकता। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने एल्डर्स को अपनी मदद के लिए पुकारते हुए उनसे कहता है, एल्डर्स मैंने आपके कहने पर ये सब कुछ किया था, प्लीज अब इन लोगों से मुझे बचा लो, जल्दी से कुछ तो कीजिए वरना मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। अब जुनसी कैसा कहती हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे आसपास का पूरा मौसम बदलना शुरू हो गया था। वहाँ पे एक बार फिर से काले बादल छाने लगे थे, जो देखकर चाओ फेंग और लिंगजू भी वहाँ पे समझ चुके थे कि जरूर से यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वो दोनों जल्दी से आगे बढ़कर लिंगू को सुधार करते हुए उससे कहते हैं, तुम जल्दी से पीछे हट जाओ। जबकि ऊपर की तरफ हमें डीप यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनिवर्स के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी और वो एनर्जी सीधा वहाँ पे डीप यूनिवर्स को चीरते हुए सीधा ATLM के अंदर जाकर गिरने लगी थी। इसका मतलब है कि वो खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं डीप यूनिवर्स से भी परे से आ रही थी और वो एनर्जी सीधा वहाँ पे ATLM के अंदर आते हुए जुनजी के ऊपर गिरने लगी थी। और जैसे वो एनर्जी आकर वहाँ पे जुनजी के ऊपर गिरती है तो वहाँ पे इतनी तेज एनर्जी फैल गई थी कि वहाँ पे चाओ फेंग और लिंगजू को तो अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पे उसके सबसे ज्यादा करीब थे। ऊपर से जैसे जैसे वो खतरनाक एनर्जी वहाँ पे जुनजी की बॉडी के अंदर जा रही थी, हम देखते हैं कि जुनजी की सारी ताकत भी वहाँ पे वापस आती जा रही थी और उस खतरनाक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर महसूस करते हुए जुनजी ने वहाँ पे खुश होते हुए जोर जोर से डेविल लॉर्ड की तरह हंसना शुरू कर दिया था। जबकि स्पिरिचुअल एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ लगातार छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ATLM भी वहाँ पे हिलने लगा था। इवन लिंगजू और चाओ फेंग भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे जा चुके थे, जबकि वो एनर्जी थी कि वहाँ पे खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। जो देखकर तो अभी बेचारी लिंगू को भी वहाँ पे थोड़ी परेशानी होने लगी थी, लेकिन चाओ फेंग ने वहाँ पे उसके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना रखा था ताकि लिंगू को वहाँ पे इस खतरनाक एनर्जी की वजह से कोई नुकसान ना हो सके। जबकि खुद वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए जुनजी से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसी घटिया चाल चलने की। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें आसान मौत दूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पे तड़पा कर बहुत ही ज्यादा भयानक मौत देने वाली हूँ। लेकिन ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर पाती। वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होते हुए डिस्ट्रक्टिव होना शुरू हो गई थी, जिसके चलते आसपास का पूरा एरिया वहाँ पे तबाह होने लगा था। वहीं ऐसा तजूब भी उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को काफी गौर से देख रहे थे, जो कि वहाँ पे एक ही जगह पे नहीं रुकती बल्कि वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे की पूरी टियानयुआन एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय करने लगी थी। जो देखकर ऐसा तजू ने वहाँ पे अपने और अपने डिसेबल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसके चलते वहाँ पे उन्हें छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह हो गया था। हालांकि अगर ऐसा तजू वहाँ पे चाहते तो उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को वहाँ पे रोक भी सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और वो ऐसा क्यों नहीं करते अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पे पता चल जाएगा। खैर जैसे ही वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी वहाँ पे सब कुछ तबाह करने के बाद शांत होती है तो लिंगयू आसपास के एरिया को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहती है, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि इसके एल्डर्स के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर होगी। जबकि ऐसा तजू तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी जगह पे शांति से ही खड़े थे और जुनसी को ही वहाँ पे देखे जा रहे थे। जो देखकर जुनसी वहाँ पे कमीनी स्माइल के साथ खड़ा होकर वहाँ पे सभी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, मुझे पहले से ही पता था कि मैं इतना जल्दी नहीं मर सकता। अब बताओ इस कमीनी तक को भी पता है कि आगे अच्छे लोगों की जरूरत है। खैर जुनसी वहाँ पे एक बार फिर से डेविल लॉर्ड की तरह जोर जोर से हंसते हुए अपनी नई मिली हुई पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे स्पेस टाइम करेक्ट पोर्टल को ओपन करने लगा था, जिसका साइज वो लगातार वहाँ पे बढ़ाता ही चला जा रहा था। और ऐसा तजू भी उसे वहाँ पे सब कुछ शांति से करने दे रहे थे। जबकि अब धीरे धीरे उस स्पेस टाइम करेक्ट पोर्टल ने ऐसा तजू और बाकी सभी को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए एक वॉइड गेट के सामने पहुंच चुके थे। जबकि ऐसा तजू ने तो अभी तक भी वहाँ पे कुछ नहीं किया था। जबकि जुनसी खुद दोबारा वहाँ पे स्पेस टाइम करेक्ट पोर्टल के अंदर जाते हुए वहाँ पे ऐसा तजू और बाकी सभी से कहता है, तुम लोगों को अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल से मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी ना, तो लो मैं अभी तुम सभी लोगों को उसी के पास भेज देता हूँ। चलो चलो अब तुम सभी लोग भी रेडी हो जाओ, तुम लोग हमारे 9 लेवल फैंटेसी ट्रैप के अंदर जाने वाले हो। और ये कहकर जुनसी ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वॉइड गेट को भी ओपन कर दिया था, जिसके चलते वो वॉइड गेट आसपास की सारी चीजों को खुद ब खुद ही अपने अंदर खींचने लगा था। जो देखकर तो जुनसी की फेस के ऊपर दोबारा से कमीनी स्माइल आ चुकी थी। लेकिन जब वो वहाँ पे ऐसा तजू और उनके डिसेबल्स को देखता है तो वो लोग वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा वहाँ पे मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर जुनसी को भी वहाँ पे एक झटका सा लगता है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पे इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। मैं इन लोगों को यहाँ पे एक ट्रैप के अंदर भेजने जा रहा हूँ, जबकि इनमें से तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सबसे पहले निंग्यू वहाँ पे मुस्कुराते हुए ऐसा तजू से कहती है, तो फाइनली इसने अपने स्पेस टाइम करेक्ट पोर्टल को ओपन कर ही दिया। सच कहूँ तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये यहाँ पे स्पेस टाइम करेक्ट पोर्टल को ओपन कर पाएगा। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे मुस्कुराते हुए लियूजियन और डोंगमी से कहती है, देखा मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि इस जुनसी के पास 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर की चाबी नहीं है। चलो चलो अब जल्दी से मेरी शर्ट के पैसे बाहर निकालो। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए शर्ट में हारे हुए पैसे वहाँ पे मिचू को लौटा देते हैं। असल में तो ये दोनों ही बेवकूफ थे जो ये लोग यहाँ पे मिचू के साथ शर्त लगा रहे
रहे थे, ये जानते हुए भी कि उसके दिमाग में तो हर टाइम पैसा ही चलता रहता है, इसलिए पैसों के मामले में तो मिचू को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। जबकि सामने की तरफ मौजूद जुनजी तो वहाँ पे उनकी सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो हैरान होकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम लोग यहाँ पे खुद चाहते थे कि मैं स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करूँ? पर क्यों? आखिर तुम लोग यहाँ पे आना क्यों चाहते थे? तुम लोग तो जानते हो कि यहाँ पे आने के बाद कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाता। पर इससे आगे बेचारे जुनजी वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले एक शॉट वहाँ पे उसके सीने को चीरते हुए उसके आर पार हो जाती है, जिसके चलते तो बेचारे जुनजी के मुंह से वहाँ पे खून निकलना शुरू हो गया था। और जब वो वहाँ पे उस शॉट को देखकर पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे अपने पीछे लिंगू दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे उसे देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सवाल को जवाब दे ही देता हूँ। तो हमारे एंसेस्टर्स पहले से ही तुम्हारी ताकत के बारे में जानते थे, जिसके चलते उन्हें यह भी पता था कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अकेले यहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन कर सको। इसलिए शुरू से लेकर अब तक यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ बस एक ड्रामा था, ताकि तुम अपने एल्डर्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करके हमें भी अपने साथ यहाँ पे ले आ सको। लिंगू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जुनजी का चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ चुका था। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतनी बड़ी गेम खेली गई है, जो देखकर लिंगू भी वहाँ पे मुस्कुराकर अपनी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालते हुए उससे कहता है, हमें ब्लेम मत करो, असल में तुम खुद ही इतने ज्यादा बेवकूफ हो गए, इस गेम को समझ ही नहीं पाए थे। बेवकूफ कहेंगे, तुमने ये तक भी नहीं सोचा था कि जो इंसान स्पेस एंड टाइम पावर का इस्तेमाल करते हुए टाइम को रिवर्स कर सकता है, क्या वो तुम्हारे इस मामूली से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन होने से नहीं रोक सकता था? लेकिन अब तो बेचारे जुनजी के अंदर कुछ सोचने समझने की ताकत बची ही नहीं थी, क्योंकि अब तो वो वहाँ से जान से मारा जा चुका था, जिसके चलते उसकी बॉडी उड़ते हुए सीधा वहाँ पे उस वाइट गेट के अंदर ही चली जाती है, जो देखकर लिंगू भी वहाँ पे जंप करते हुए दोबारा वहाँ पे एंसेस्टर्स और बाकी सभी के पास वापस आ गया था। और लिंगू की डिवाइन स्वॉर्ड उसके हवाले करते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, थैंक यू सीनियर, अपनी ये कमाल की डिवाइन स्वॉर्ड मुझे देने के लिए। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उससे पूछने लगा था, तो बताओ मुझे कैसी लगी तुम्हें मेरी ये स्वॉर्ड? है ना ये कमाल की? तुम जानते हो इस स्वॉर्ड ने अब तक मेरा भी काफी ज्यादा साथ दिया है और आज तुमने भी इसका फायदा उठा लिया। तुम जानते हो ये कमाल की डिवाइन स्वॉर्ड मुझे किसने दी थी? मेरे छोटे भाई ने, वो भी गिफ्ट के तौर पर। इससे आगे लिंगू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कुछ भी कह पाता, जाओ फेंग पीछे से उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए चुप करवा देती है और सीधा वहाँ पे एंसेस्टर्स की तरफ देखने के लिए इशारा करती है, जहाँ पे एंसेस्टर्स कोर लोग से वहाँ पे उन सभी को ही देख रहे थे। अब ये देखकर वो सभी लोग भी वहाँ पे जल्दी से शांत हो जाते हैं, जबकि सामने की तरफ एंसेस्टर्स तो वहाँ पे इस वाइट गेट को बहुत ही गौर से देख रहे थे, जहाँ पे एंसेस्टर्स ने सिर्फ कुछ ही पलों में पूरे के पूरे 9 लेवल फैंटेसी वर्ल्ड को स्कैन कर लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि इस वाइट गेट पोर्टल के अंदर से मुझे अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल को महसूस हो रहा है, जिसका मतलब है कि जुनजी बिल्कुल सच कह रहा था। और ये कहकर एंसेस्टर्स वहाँ पे अपने डिसेबल से कहते हैं कि चलो रेडी हो जाओ, हम लोग भी इस वाइट गेट पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं। और ये कहकर एंसेस्टर्स वहाँ पे एक ही झटके के साथ अपने सभी डिसेबल्स को लेते हुए उस वाइट गेट पोर्टल के दूसरी तरफ आ चुके थे, जहाँ पे आते साथ ही उन सभी लोगों को वहाँ पे 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर दिखाई देता है, जिसे वहाँ पे एंसेस्टर्स को छोड़कर बाकी सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन लियूजियन तो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर इतना ज्यादा बड़ा होगा, जिसपे डोंगमी भी हमेशा की तरह अपनी दाढ़ी में हाथ फेर कर लियूजियन को जवाब देते हुए कहता है, ये तो मुझे बिल्कुल 8 माउंटेन एंड सीरियल एम की याद दिला रहा है, उसे भी तो इसी तरह इंडिपेंडेंट स्पेस में क्रिएट किया गया था, लेकिन इससे आगे वो लोग वहाँ पे और ज्यादा अंदाज से लगा पाते। उससे पहले एंसेस्टर्स कोल्टून में उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि इसे यहाँ पे स्पेस मैजिक टूल की मदद से बनाया गया है, और इसी के साथ हमें वहाँ पे पूरा का पूरा 9 लेवल का फैंटेसी स्क्वायर दिखाया जाता है, जिसका साइज वाकई वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, जो कि इंडिपेंडेंट स्पेस के अंदर ही अर्थ की तरह रोटेट कर रहा था। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस पूरे के पूरे 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया होने वाली थी, और इस दुनिया को बनाया था इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ने, खासतौर पर लोगों को सजा देने के लिए। अब जब ऐसा तजु वहाँ पे सभी को ये बताते हैं कि ये एक स्पेस मैजिक टूल है, तो वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। इवन इंग्यू तो वहाँ पे हैरानगी के मारे ऐसा तजु से सवाल करते हुए पूछती है, अगर ये वाकई एक स्पेस मैजिक टूल है तो इसे चलाने के लिए उन लोगों को काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत भी पड़ती होगी। इंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू वहाँ पे हाँ में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसे स्पेस मैजिक टूल को चलाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एक बार भला इस 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर को गौर से देखो, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। और लोगों की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स भी वहाँ पे कोल्टून के साथ है, उन सभी लोगों को 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर के बारे में बताते हुए कहते हैं, लिंगजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बस एग्जॉस्ट होने की कगार पे है, और अगर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तो ये पूरा का पूरा 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऐसा होते ही इसके अंदर रहने वाले सभी लोग भी मारे जाएंगे। ऐसा तजु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो जल्दी से वहाँ पे चिल्लाकर ऐसा तजु से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े किसके इंतजार कर रहे हैं, चले जल्दी से जाकर उन सभी लोगों को बचा कर आते हैं। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर में जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लिंगू ने वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ उसके रास्ते में आते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक दिया था, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंगू यहाँ पे इस तरह से चाओ फेंग का रास्ता क्यों रोक रहा है। जबकि सामने की तरफ लिंगू
लिंगू वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए सतजू और बाकी सभी से कहता है, इस 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर के अंदर मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि इस 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर वाली कहानी की शुरुआत मुझसे हुई थी और वैसे भी ये मामला एक एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल का है, तो बेहतर होगा इसे एंशिएंट टैलेंट सेट का डिसेबल ही सोल्व करे। और वैसे तो बेचारा लिंगू ये सब सतजू की नजरों में कूल बनने के लिए कह रहा था, लेकिन अब उसका ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। इसलिए हम देखते हैं कि चाओ फेंग गुस्से से उसे वहाँ पे पीछे से केक मारते हुए कहती है, अब बस भी करो तुम्हारा ये नाटक। वहीं चाओ फेंग की ये केक इतनी ज्यादा कमाल की थी कि हम देखते हैं कि बेचारा लिंगू उड़ता हुआ सीधा वहाँ पे 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर के अंदर ही जा गिरा था, जो देखकर लिंगू वहाँ पे चाओ फेंग के पास आकर उसकी चापलूसी करते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आपकी ये केक तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और वैसे भी ड्रामेबाज लिंगू यही डिजर्व करता था। सच कहूं तो आपका स्टाइल दिन ब दिन और भी ज्यादा कूल होता चला जा रहा है। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग उसे भी वहाँ पे गुस्से वाला लुक देती है, जो देखकर तो लिंगजू अपने हाथ खड़े करते हुए पीछे हो गया था। खैर उसके बाद ऐसा तजू वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उन सभी को लेकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसी स्क्वायर की तरफ ही बढ़ जाते हैं, जहाँ जैसे वो सभी लोग उस स्क्वायर के अंदर एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि उस जेंट स्क्वायर के अंदर से एक बहुत ही अजीब किस्म की एनर्जी निकलने लगी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 9th लेवल फैंटेसी स्क्वायर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सटजू और उनके सभी डिसेबल्स अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हुए थे और जहाँ पे सटजू टेलीपोर्ट हुए थे उनके साथ साथ बर्निक्रो, निंगजू और लिंगहू भी टेलीपोर्ट हुए थे और वो लोग सीधा टेलीपोर्ट होते हुए एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर आकर लैंड हुए थे, जहाँ पे कुछ अजीब से ज़ोंबी टाइप के कल्टीवेटर्स ने उन लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से घेरते हुए अचानक से उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिनका वहाँ पे निंगजू और लिंगहू दोनों मिलकर वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे थे। लेकिन उन ज़ोंबी कल्टीवेटर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो लोग वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबकि लिंगू तो वहाँ पे ज़ोंबी कल्टीवेटर्स को जान से मारते हुए इधर उधर भी देखने लगा था, जहाँ पे उसे निंगजू और बर्निक्रो के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग हमारी तरह अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हुए होंगे। ये कहने के साथ साथ लिंगू लगातार वहाँ पे ज़ोंबी कल्टीवेटर्स का मुकाबला भी करता जा रहा था, जिसमें निंगजू भी वहाँ पे उसका पूरा साथ दे रही थी और जब उनकी तादाद वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो उनका साथ देने के लिए बर्निक्रो भी मैदान में आ गया था, जबकि सतजू तो चुपचाप वहाँ पे शांति से अपनी जगह पे ही खड़े हुए थे। उन्हें तो जैसे वहाँ पे इन सबसे कोई मतलब भी नहीं था और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि ये ज़ोंबी टाइप के कल्टीवेटर्स तो उनके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तभी बर्निक्रो अचानक से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके ज़ोंबी कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अभी वो लोग 9 लेवल फैंटेसी स्क्वायर के अंदर थे तो वहाँ पे वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर बर्निक्रो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की घटिया सी जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर तक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एक बार बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, उसके बाद खुद मैं अपने हाथों से पूरी की पूरी इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहने के साथ साथ वो तीनों लगातार वहाँ पे उन ज़ोंबी कल्टीवेटर्स का खात्मा भी करते जा रहे थे, जिनमें सबसे आगे था लिंगहू, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बगैर लड़ना सीख चुका था और जब वो ज़ोंबी कल्टीवेटर्स उन्हें वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसने वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ उन सभी को जान से मार दिया था। और एक पल के लिए तो वो पहाड़ की चोटी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन अगले ही पल वो ज़ोंबी कल्टीवेटर्स वहाँ पे उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर आते हुए दोबारा से उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऊपर से लगातार उनकी तादाद वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी, जो देखकर अब लिंगहू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने साथियों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे खत्म होने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को ही जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर लिंगहू वहाँ पे एक बार फिर से उन सभी का सफाया करने के लिए उन ज़ोंबी कल्टीवेटर्स को खत्म करने लगा था, जो देख कर तो सतजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो चुके थे, इसलिए वो वहाँ पे अपने चारों तरफ देखते हुए अचानक से अपने पाँव को ऊपर हवा में उठाकर उसे वहाँ पे नीचे जमीन पे दे मारते हैं। और ऐसा तजू कैसा करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा फोर्स एनर्जी रिलीज होती है कि वो सभी के सभी ज़ोंबी कल्टीवेटर्स उड़ते हुए उस पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरने लगे थे। इवन वो सारे ज़ोंबी कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ पे इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर दोबारा ऊपर चढ़ रहे थे, वो भी वहाँ पे ऐसा तजू की फोर्स एनर्जी की वजह से नीचे गिरने लगे थे। पर कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि पहाड़ की वो चोटी ऐसा तजू की फोर्स एनर्जी को वहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, जिसके चलते तो धीरे धीरे वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो पूरी की पूरी पहाड़ की चोटी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके चलते वो सभी के सभी ज़ोंबी कल्टीवेटर्स वहाँ पे नीचे खाई में जाके रहते। लेकिन उन ज़ोंबी कल्टीवेटर्स के साथ साथ निंगजू और लिंगहू भी नीचे गिरने लगे थे, लेकिन ऐसा तजू भला वहाँ पे अपने डिसेबल्स को कुछ कैसे होने दे सकते थे, इसलिए वो वहाँ पे बर्निक्रो की मदद से सबसे पहले नीचे आते हुए वहाँ पे निंगजू को पकड़ते हैं और उसे पकड़ते हुए वहाँ पे अपनी गोद में उठा लिया था, जो देखकर तो बेचारी निंगजू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन वो वहाँ पे ऐसा तजू को देखते हुए ब्लश करने लगी थी। उसे वहाँ पे इस बात से काफी ज्यादा शर्म आ रही थी कि ऐसा तजू ने उसे वहाँ पे अपनी गोद में उठा रखा है, जबकि सारा जोर तो बेचारे बर्निक्रो के ऊपर था। ऊपर से बर्निक्रो ने जल्दी से नीचे जाते हुए वहाँ पे लिंगहू को भी अपने पंजों के अंदर पकड़ लिया था और इस तरह वो सभी लोग वहाँ पे बच चुके थे। जिसके बाद तो बर्निक्रो उन सभी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा था, जहाँ
पे आगे दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। और अभी वो लोग वहाँ पे थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी असतजू वहाँ पे कोल्ड टूर में बनने को रुकने के लिए कहते हैं। और वहाँ पे रुककर जब असतजू वहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक जगह से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जो देखकर असतजू वहाँ पे बर्निंग क्रो से कहते हैं कि वहाँ पे कोई मौजूद है, इसलिए उसी तरफ चलो। जिस पे बर्निंग क्रो भी वहाँ पे ओके बॉस कहते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे असतजू और बाकी सभी को लेकर उसी रोशनी वाली जगह की तरफ ही निकल के आता, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।